हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर चुका हूं। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन में चैप्टर आपका चल रहा है ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करा चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जिस टॉपिक पर ये कंप्लीट चैप्टर बेस्ड है, मैं उस टॉपिक की बात कर रहा हूं, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए वायर और इन ए कंडक्टर। एक बात समझिए, आप थोड़ी सी ध्यान से सुने मेरी बात को। सिंपल सी बात बोल रहा हूं एक ही बार में। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पर बेस्ड है। पूरा चैप्टर ए टू जेड। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन है ये। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट में डिस्कस कर चुका हूं। और ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है, केवल करंट और जिस रास्ते में होकर के करंट कंडक्ट करती है। करंट के लिए चार्ज कैरियर क्या है? मेटेलिक वायर है तो करंट के लिए चार्ज कैरियर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जिस वायर में होकर के कंडक्ट करते हैं, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉनों के मोशन करने की कंडीशंस क्या क्या है, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये कोई मेटेलिक वायर है बच्चों, इन नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब एट रूम टेम्परेचर, मेटल के एटम की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम टेम्परेचर पर ऑर्बिट छोड़ देते हैं। ये कोई मेटेलिक वायर है, विशेष ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। मेरे साथ साथ अगर आप नोट भी कर सकते हैं तो कर लें। ये मेटेलिक वायर है और इसके अंदर ये मैंने दिखाई है, एटम दिखाए हैं। एट रूम टेम्परेचर मेटल के एटम की सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम टेम्परेचर पर अपनी ऑर्बिट छोड़ देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल कर उन एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिटों में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। मेटल की बात कर रहा हूं मैं। जिन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जिन एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन एटम पर चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। भाई, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो एटम पर चार्ज पॉजिटिव होगा ना। तो ये जो आयंस हैं पॉजिटिव, मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम क्या है? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन तो रेस्ट पर होंगे, स्टेशनरी होंगे, क्योंकि मेटल के अंदर एटम मूव नहीं करते। तो मूव करने में कौन फ्री है? इसके लिए मेटल्स में मूव करने के लिए कौन फ्री है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए वायर बिहेव लाइक इलास्टिक मॉलिक्यूल ऑफ परफेक्ट गैस। इलास्टिक मॉलिक्यूल ऑफ परफेक्ट गैस का मतलब क्या है? ये जो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, एटम से निकलने के बाद इस मेटल के अंदर ही रैंडमली क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे गया। इन इलेक्ट्रॉनों की चलने की कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, रैंडमली मूव करते हैं। रैंडम तो समझते हैं ना, जिगजैग मोशन, अनियमित गति होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल्स moves randomly in a different direction with a different speed. These free electrons behave like elastic molecule of perfect gas. मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल
किसी गैस के जैसे, किसी बर्तन के अंदर जो गैस भरी होती है उसके मॉलिक्यूल की तरह ये बिहेव करते हैं, जैसे किसी बर्तन में, किसी वेसल में जो गैस भरी है उस गैस के मॉलिक्यूल जिस तरह से रैंडम मोशन करते रहते हैं, उसी तरह से मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है रैंडम मोशन करते हैं। इसी वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड। नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जीरो। सो नेट करंट इन द वायर इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब हमने इस वायर को किसी मेटलिक वायर से नहीं जोड़ा है, किससे? बैटरी से। जब हमने इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, सिंपली जैसे ये कोई मेटल का वायर है और ये सिंपली रखा हुआ है सीधा, अरे वैसे ही रखा हुआ है, मेटलिक वायर है भाई। मेटल तो देखिए है ना, मेटल के एटम की सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ही वो क्या करते हैं? एटम से बाहर आ जाते हैं। और एटम से बाहर आने के बाद वे फ्री इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर ही क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल्स बिहेव लाइक इलास्टिक मॉलिक्यूल ऑफ परफेक्ट गैस। These free electrons moves in a different direction with different speed. Net flow of charge in any one direction is zero. So net current in a wire is zero in the absence of external electric field. External electric field की absence का मतलब है जब इस वायर को हमने किसी बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ है, किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है हमने इसको, किसको? इस वायर को, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी वन डायरेक्शन क्या होगा? जीरो होगा। वायर के अंदर कोई करंट नहीं। जैसे कोई वायर है, इसको बैटरी से हमने जोड़े तो क्या उसमें करंट होगी? नहीं होती। टच करके देखें आप, नहीं होगी उस वायर में करंट, क्योंकि बैटरी से हमने उसको कनेक्ट नहीं किया है। उस वायर के एंड्स पर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना? इसी वजह से, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम मोशन करते रहते हैं, और रैंडमली मूव करते समय जब ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयनों से टकराएंगे, इनकी जो कोलिजन्स होती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है। मतलब टकराने के बाद इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना? फिर से समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल्स behave like elastic molecule of perfect gas. They move in a different direction with a different speed. So net flow of charge in any one direction is zero. So current in the wire is zero in the absence of external electric field. This random velocity, randomly move करते समय ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम नहीं होती। इनकी वेलोसिटी समान जब नहीं होगी तो क्या होगा मेरे बच्चे? इनकी वेलोसिटी हर जगह पर क्या होती है? इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की चलते समय, रैंडमली मोशन करते समय इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तब फ्री इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी। नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी वन डायरेक्शन जीरो, इट मींस करंट इन द वायर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बट दिस रैंडम वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है बेटे गैस मॉलिक्यूल की तरह √3kT/m। यहां पर k क्या चीज है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इस मेटल का, और m जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन का मास है। तो RMS वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉनों की मेटल्स के अंदर होती है किस ऑर्डर की? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिखो 1.38 10⁻⁻⁻23
टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन नियरली। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31। और इसको सॉल्व कर लें, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी 10⁵ से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की आएगी एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है ये बात? फिर से सुन लो बच्चों मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चों, फिर से बहुत अच्छे से सुनो, तभी समझ आएगी मेरी बात आपको। जो मेटल्स होती हैं, मेटल के एटम की सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में मेटल्स के जो एटम हैं, ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट एंड सो ऑन। सबसे बाहर वाली इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, मेटल के एटम की सबसे बाहर वाली इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते हैं। न्यूक्लियस से जब ज्यादा दूर होंगे तो न्यूक्लियस के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो फोर्स होगा बहुत कम होगा, वीक होगा। इतना वीक होगा कि रूम टेम्परेचर पर ही मेटल के एटम की सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे। तो इस मेटल के अंदर एटम में से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली ऑर्बिट में है निकलकर बाहर आ गए, इस मेटल के अंदर ही रहेंगे। मेटल रहेंगे तो मेटल के अंदर ही, लेकिन एटम की ऑर्बिट को छोड़ देंगे। एटम की ऑर्बिट को जब छोड़ देंगे, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल में से बाहर नहीं आते, एटम से बाहर आते हैं, मेटल से बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की रैंडमली मोशन करते समय इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो होती है वो इस मेटल के वर्क फंक्शन से कम होती है बच्चों। क्या बेटा? रैंडम मोशन करते समय, रैंडम मोशन करते समय इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, सबको समझ में आ रहा है ना? साथ साथ नोट करते जाइएगा तभी समझ आएगा मेरे बच्चे। मेटल के एटम की सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो रूम टेम्परेचर पर अपनी ऑर्बिट छोड़ देते हैं। छोड़ करके ऑर्बिट वो कहां आ गए? एटम से निकलकर बाहर आ गए, लेकिन इस मेटल के अंदर ही रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन। अंदर ही क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं, लेकिन इस मेटल में से बाहर नहीं निकलते ये इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि चलते समय, रैंडम मोशन करते समय इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी एनर्जी की जो जरूरत होती है ना, उस एनर्जी से इन इलेक्ट्रॉनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल में से बाहर ना आकर ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर ही क्या करते रहते हैं? डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं, चलते रहते हैं। और रैंडम मोशन करते समय जब इन इलेक्ट्रॉनों की इन पॉजिटिव आयंस से जो कोलिजन्स होती है वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराने के बाद इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इनकी कोलिजन्स परफेक्ट इलास्टिक है। ड्यूरिंग रैंडम मोशन collision between free electron and positive ion is perfectly elastic, that is no loss of kinetic energy is there। तो यहां पर इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की रैंडम मोशन करते समय पॉजिटिव आयनों से जो कोलिजन्स हैं वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा। इसी वजह से कोई भी मेटल रखे रखे हीट अप नहीं होती, गर्म नहीं होती है वो। ऐसा नहीं है कि रखी रखी वो गर्म हो गई, ऐसा नहीं होता। नेट फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम चल रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे, और एक डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो होगा। और नेट फ्लो ऑफ चार्ज यानी वन डायरेक्शन जीरो है तो वायर में करंट कितनी होगी? जीरो होगी। कब? जब हमने इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, इस बात को याद रखना। लेकिन रैंडम मोशन कर रहे हैं, इसलिए रैंडम मोशन करते समय इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी को हम रैंडम वेलोसिटी
या फिर आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं बच्चों इसको रैंडम वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड, थर्मल वेलोसिटी। हम इसी वेलोसिटी को तो रैंडम वेलोसिटी कहते हैं, इसी वेलोसिटी को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, इसी वेलोसिटी को थर्मल स्पीड कहते हैं, इसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। थर्मल इसलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी किस ऑर्डर की है, 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की है, जिस वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी जीरो है लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं बच्चों। और थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनों की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होती है। लेकिन ये जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी फ्री इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में उन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वो इस मेटल के वर्क फंक्शन से कम होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल में से बाहर नहीं निकलते। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात मैंने लिख दी है, देखिएगा, चेक करो जरा, नोट करो इस बात को। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर और इन मेटल्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए वायर बिहेव लाइक इलास्टिक मॉलिक्यूल ऑफ परफेक्ट गैस, they moves randomly in all possible direction with different velocity but do not flow in any one particular direction, so current in the wire is zero. This random velocity of free electron is called RMS velocity, thermal velocity, ठीक है ना, या थर्मल स्पीड कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है गैस मॉलिक्यूल की तरह ही V = √3 kT/m। 3 के कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23 और ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एट रूम टेम्परेचर। मैंने T की जगह पर 300 क्यों लिख दिया? एक्चुअल में रूम टेम्परेचर होता है मेरे बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। केल्विन बनाएंगे, इसको 273 इसमें ऐड कर देंगे, 25 + 273 ये केल्विन बन गया। तो नियरली कितना बेटा, 300 केल्विन लिख दिया मैंने, क्योंकि इस फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाता है। तो ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो गया, 300 केल्विन। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकल आएगी, किस ऑर्डर की आ गई, 10⁵ से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की है एट रूम टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखना। द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रैंडम मोशन, जब हमने इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है मेरे बच्चे, जब हमने इस वायर के एंड्स पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया, उस समय रैंडम मोशन करते समय इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो कोलिजन्स होती हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती है। द इलेक्ट्रॉन अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, कैसी कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन विद वन अनदर, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज देयर। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया। E = 0 का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो क्लियर है। When the potential difference is applied across the wire, when the potential difference is applied across the wires, an electric field is produced parallel to the axis inside the wire. जब हम किसी वायर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो जैसे ये वायर है, जब वायर के एंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, ये पॉजिटिव आयंस हैं, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर। जब हमने इस वायर को किसी मेटलिक वायर के द्वारा, कनेक्शन वायर के द्वारा बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पोटेंशियल V है, तो ये टर्मिनल तो पॉजिटिव हो गया मेरे बच्चे, ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव। इस वायर की लेंथ L है
और इसके एंड्स पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पीडी। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वोल्ट। तो इस वायर का ये टर्मिनल प्लस है, ये टर्मिनल माइनस है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके भीतर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये E बराबर V अपॉन डी, डी की जगह पर लंबाई लेंगे ना वायर की, इतना। When the potential difference applied across the wire, then electric field produced inside the wire parallel to the axis। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वायर के भीतर, वायर के अंदर, पैरेलल टू द वायर, पैरेलल टू द एक्सिस इनसाइड द वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जनरेट होगा मेरे बच्चे, इसके अंदर ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, टॉपिक पर ध्यान दो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक पर ध्यान दो, ठीक है। मैं कोई सोदारी नहीं कर रहा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं टॉपिक का, इसलिए टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखें। मैंने कौन सी शर्ट पहनी हुई है, मैं कैसा दिखता हूं, कोई सेंस नहीं है इसका बच्चों, ठीक है ना। आपको टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ठीक है ना। यस, when the potential difference applied across the wire, then electric field produced inside the wire parallel to the axis। एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हुआ। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इतना फोर्स लगेगा। इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स E इंटू ई, एफ बराबर क्यू ई होता है ना, ये तो E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तुरंत इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगा मेरे बच्चे, F बराबर E इंटू ई। और ये इलेक्ट्रॉन किधर लगे, ये वाला फोर्स जो लगेगा किधर लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन जो कर रहे थे, उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगने लगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। और चलते समय ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, जब सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे, तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण इस वायर में करंट कंडक्ट करने लगेगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ड्यूरिंग मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, these free electrons collide with the positive ions inelastically, then some kinetic energy of electron is converted into heat, then wire is heated up। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है मेरे बच्चे, जब हमने वायर के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, तो इस वायर के अंदर इस वायर के भीतर, इस वायर की एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी पर फोर्स लगेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। देन इलेक्ट्रॉन फोर्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल and move with negligible velocity is the order of 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। This negligible velocity is called drift velocity। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, और सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में माइग्रेट करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे, चलने लगे। और एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चलते हुए इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होगी मेरे बच्चे, उस एवरेज वेलोसिटी को बोला जाता है, कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड विद नेग्लिजिबल वेलोसिटी, बहुत कम है। बट इफेक्ट ऑफ करंट इन द वायर, वायर के अंदर जो करंट का जो इफेक्ट होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से होता है। वायर के अंदर जैसे ही वायर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे,
तुरंत इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलने लगेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, क्योंकि इन पर फोर्स लग गया विद नेग्लिजिबल वेलोसिटी, और इस नेग्लिजिबल वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ए फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, ए फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है ये, कहेगा मिलीमीटर पर सेकेंड का। भाई 10⁻⁴ को 1/10 मिलीमीटर पर सेकेंड लिख सकता हूं, ठीक है ना। फिर से समझो, when the potential difference applied across the wire, then electric field produced inside the wire parallel to the axis, and electron force from low potential to high potential with negligible velocity is called drift velocity, but effect of current in the wire with the speed of light। मैंने लिख दिया है यहां पर, when the potential difference is applied across the ends of the wire, an electric field is produced parallel to the axis inside the wire, then the electrons are forced to move from low potential to high potential with a negligible velocity। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नियरली लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल से हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। इस वेलोसिटी को बोला जाता है मेरे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द बट इफेक्ट ऑफ करंट मींस वेलोसिटी ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट इन द वायर इज ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी से करंट का इफेक्ट होता है बच्चों। एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव इनइलास्टिक कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन चलते समय पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, पहली टक्कर मान लो यहां हुई, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बचते बचाते चला, फिर दूसरी टक्कर यहां हुई। पहली टक्कर में लगा समय और दूसरी टक्कर में लगा समय, इन कोलिजन्स में इन इलास्टिक जो कोलिजन हो रही है, इन कोलिजन्स में जो एवरेज टाइम लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव आयन से टकराने में, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। आपने लिखा है द टाइम इंटरवल between two successive inelastic collision is called relaxation time is order of 10⁻⁻14 second, and the average distance traveled by free electron, average distance traveled by free electron in between two successive inelastic collision is called mean free path, and the average distance is called mean free path is the order of 10⁻⁹ meter। ये बात क्लियर है। The electrons undergoes inelastic collision with the molecules in the presence of electric field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया तो इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की पॉजिटिव आयनों से जो कोलिजन्स होती हैं कैसी होती हैं, इनइलास्टिक कोलिजन होती है। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कोलिजन के बाद उन इलेक्ट्रॉनों की कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल जाएगी, जिसकी वजह से ये वायर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वायर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज इनइलास्टिक कोलिजन विद द मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द काइनेटिक एनर्जी, और सम काइनेटिक एनर्जी लिखना, एंड द सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर्स एज हीट एनर्जी एंड द वायर इज हीटेड अप। ये बात क्लियर है, नोट कर लेंगे आप। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, इन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर लो, लिख सकते हो तो लिख लो। यस, लिख लो, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये तुम्हारी। द मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस बात को अंडरलाइन करो बच्चों। द मीन वेलोसिटी, और यहां पर लिख सकते हो, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, द मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉनों की मेटल के अंदर क्या होती है, 0 होती है बच्चों। ठीक है ना, क्या होती है बेटे बच्चे, 0 होगी। सेकंड पॉइंट नोट करो, द एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ ई
इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड नियरली 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉनों की, या मीन वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉनों की होगी, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है ए ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कितनी थी, कितनी बताई थी मेरे बच्चे? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। या मैं इसको ऐसे लिख दूं राजा बेटा, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ को क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? 0.1 इंटू 10⁻³ को क्या लिखेंगे? मिलीमीटर पर सेकेंड। अरे 10⁻³ को मिलीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हो ना, और 0.1 को क्या लिख दें हम? 1/10, और इसको लिख दिया है क्या बेटा? मिलीमीटर पर सेकेंड। So the drift velocity of free electron in the presence of electric field or average velocity of free electron in the presence of electric field is order of a fraction। कितना फ्रैक्शन है? 1/10 फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। और इसकी वैल्यू किस ऑर्डर की है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की है। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, एंड करंट डेंसिटी, और इसमें रिलेशन बता रहा हूं मेरे बच्चे। बच्चों ये पॉइंट जरूर छोटे छोटे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एक्चुअल में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप इन पॉइंटों को, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप एक एक शब्द, एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। मैं कह रहा हूं यस, ठीक है। फिजिक्स में मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपसे 80% से ऊपर पहुंच जाओगे, और 80% से ऊपर पहुंचने का मतलब है आपका श्योर सिलेक्शन फिजिक्स में। और मैं तो कह रहा हूं जितना पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस करेंगे, मोर देन 95% क्वेश्चंस आपसे निकलने चाहिए। बशर्त यह है एक एक पॉइंट, एक एक लाइन तैयार की जाए। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है मेरे बच्चे? द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है ये कोई मेटलिक वायर है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। ये कोई मेटलिक वायर है, ये कोई पॉजिटिव आयन है, ये रहे, मैंने थोड़े से डिस्टेंस पर बना दिए बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और इस वायर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों। ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि जैसे ही इस वायर के एंड्स पर हम बैटरी के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तुरंत इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये E बराबर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इस वायर की लंबाई L, ये वाली लेंथ। तो तुरंत इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगने लगेगा E इंटू ई, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, तो इन इलेक्ट्रॉनों के अंदर एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा F/m या E/m, इतना एक्सेलरेशन जनरेट होगा। और इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जस्ट टकराएगा किससे? एटम से टकराएगा ना। जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। बेचारा बचते बचाते फिर चला इधर, और इस एटम से जस्ट टकराने वाला है। जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलाइड करने के ठीक बाद जब उठेगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने पर इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की
टक्कर के बाद वेलोसिटी और टक्कर से पहले की वेलोसिटी, इन दोनों का एवरेज ले लें तो वो एवरेज वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? वो एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी मैक्सिमम है और जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी जीरो है। और इसका क्या ले लें हम? एवरेज ले लें। इन दोनों का क्या ले लें? एवरेज ले लें हम, एवरेज। ठीक है, वो वेलोसिटी कौन सी कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। पहली टक्कर यहां हुई, यहां तक जाने में लगा समय t1 है, फिर दूसरी टक्कर यहां हो रही है, यहां पर टाइम t2 है, फिर थर्ड टक्कर मान लो यहां पर हो रही है, इसमें टाइम t3 है, एंड सो ऑन। टकराते फिरते बेचारा किसी एटम पर तक पहुंचा t4 है, एंड सो ऑन। एक एंड से पहली कोलिजन में t1, दूसरे में t2, तीसरे में t3, फिर t4 और सभी का एवरेज लेंगे तो वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन, एन कोलिजन्स में लगा टाइम, पहली कोलिजन में t1, t2, t3, nth कोलिजन में tn अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, तो ये एवरेज जो टाइम लगेगा, इस एवरेज टाइम को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना? बोलो मेरे बच्चे, ये बात क्लियर है? टक्कर से पहले वेलोसिटी मैक्सिमम, टक्कर के जस्ट बाद वेलोसिटी जीरो। पहली टक्कर हुई, दूसरी टक्कर से ऐसे, टक्कर से पहले मैक्सिमम, टक्कर के बाद जीरो, फिर तीसरी टक्कर हुई, टक्कर से पहले की वेलोसिटी मैक्सिमम, टक्कर के बाद जीरो। सभी वेलोसिटियों को क्या कर लें? हम ऐड कर लें और नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दें तो वो एवरेज वेलोसिटी जो निकलेगी वो वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना? पहली टक्कर में चली गई डिस्टेंस λ1, दूसरे में λ2, तीसरे में λ3, λ4, सभी डिस्टेंसों को ऐड करके उन सभी का एवरेज ले लेंगे तो वो डिस्टेंस निकल करके आएगी कौन सी? मीन फ्री पाथ। मैं बात कर रहा हूं रिलैक्सेशन टाइम की बच्चों। द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। पहली टक्कर में रिलैक्सेशन टाइम t1, t2, t3 एंड सो ऑन, और इन सभी का क्या कर लें? एवरेज ले लो। सो द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन tn अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन कितना होगा ये मैंने बता दिया है, F अपॉन m या E/m, ये लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी बताई थी मैंने? टक्कर से ठीक पहले वेलोसिटी मैक्सिमम, टक्कर के बाद जीरो। सेम इसी वाली सेकंड वाली जब टक्कर होगी तो टकराने से पहले मैक्सिमम, टकराने के जस्ट बाद जीरो। सभी वेलोसिटियों का क्या क्या, क्या ले लें हम? एवरेज ले लें तो कौन सी वेलोसिटी निकलेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही लिखा है, द एवरेज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। द एवरेज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई जीरो का एवरेज तो जीरो ही होगा बच्चों। भाई टक्कर से पहले तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। सभी वेलोसिटियों का क्या ले लें हम? एवरेज ले लें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आएगी। यही बोला है, द एवरेज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन लिख लें, और ये क्वेश्चन इस पर जब पूछा जाता है वो लेफ्ट और रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मान लो आपने डेफिनेशन क्या लिखी है, देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखी है। देखो ये मेटलिक वायर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। एवरेज निकाल रहा हूं, देखना जरा। ये एटम है यहां पर, ये रहे मैंने एटम दूर दूर दिखा दिया ही। ठीक है ना मेरे बच्चे? ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कोई यहां से चला, इससे टकराने वाला है। टकराने से पहले वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी इसकी। और टक्कर के बाद में वेलोसिटी क्या होगी? जब ये चलना, टकराने के बाद जब चलना शुरू करेगा तो यहां पर टक्कर के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी टक्कर के जस्ट बाद जीरो होगी। ठीक है, फिर ये चला इलेक्ट्रॉन, फिर चल करके मान लो यहां किसी एटम से टकराने वाला है, टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। और टक्कर के ठीक बाद वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। मान लो चल करके फिर वो यहां टकराया, टक्कर के बाद की वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। सेम ऐसे ही मान लो यहां पर टकराने से ठीक पहले वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है।
टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या है, 0 है। फिर ये चल करके मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ के बजाय यहाँ टकराया किसी एटम से, टकराने से ठीक पहले वेलोसिटी मैक्सिमम, टकराने के बाद वेलोसिटी 0। तो इन सभी वेलोसिटीज का हम जब एवरेज लेंगे तो 0 का एवरेज तो 0 ही होगा बच्चों। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो गेन की है इलेक्ट्रॉन ने किससे, पॉजिटिव आयन से टकराने से ठीक पहले, इन सभी मैक्सिमम वेलोसिटी का जो एवरेज लेंगे हम, वो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। यही बात आपने लिखी है, द एवरेज वैल्यू ऑफ maximum velocity gained by free electron in the presence of electric field in a conductor is called drift velocity। बिल्कुल क्लियर है। मान लीजिए V1, if V1, V2, V3 and Vn are the maximum velocity gained by free electron with a relaxation time T1, T2, T3, Tn and so on, then drift velocity Vd is given by Vd is equal to, जैसे पहला यहां से यहां पर चलने में मैक्सिमम वेलोसिटी v1 मानी है आपने, और यहां तक का टाइम t1 माना है, ये वेलोसिटी इसको आपने v2 माना है, और यहां तक का टाइम t2 माना है, ये वाली वेलोसिटी को आपने v3 माना है, टाइम t3। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन की है, इस वेलोसिटी को आपने v1 कहा, v2 कहा, v3 कहा, इस वेलोसिटी को आपने v1 कहा, इस वेलोसिटी को v2 कहा, इस वेलोसिटी को v3 कहा, एंड सो। और इन सभी वेलोसिटी को ऐड करके क्या ले लें, एवरेज ले लें, n मान लो कोलिजन हो गई। तो फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी मैक्सिमम v1 है, सेकंड से जस्ट पहले वेलोसिटी v2 है, प्लस v3 प्लस vn अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, तो ये एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब प्रश्न ये है कि टक्कर से ठीक पहले मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी, तो यहां से यहां तक के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लगाएंगे, v बराबर u प्लस at। v मैक्सिमम, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी, जस्ट आफ्टर कोलिजन जैसे ही चलेगा तो 0 वेलोसिटी से चला वो तो, प्लस एक्सेलरेशन a कितना होगा e अपॉन m, और पहली कोलिजन में एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी v1 है, तो ये टाइम t1 है। ठीक है, तो इस v1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, v1 बराबर u1 प्लस 8t1। v2 की जगह पर क्या लिखेंगे, u2 प्लस at2। इस u2 की जगह पर तो 0 लिखी जाएगा, a की जगह पर ये लिखा जाएगा, t की जगह पर t1। तो यहां पर मैंने लिखा है, देखो v1 की जगह पर u1 प्लस at1, v1 बराबर u1 प्लस at1, इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखा है। v2 की जगह पर u2 प्लस at2 प्लस एन सो ऑन, vn की जगह पर क्या लिखेंगे, un प्लस atn अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। देखो u1 प्लस u2 प्लस u3, मतलब ये वाली वेलोसिटी कौन सी, ये वाली, ये तो वेलोसिटी सब आफ्टर कोलिजन तो वेलोसिटी 0 हो गई। u1 प्लस u1 u2 u3 एंड सो ऑन, un आर 0 बिकॉज जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 0। तो जरा u1 प्लस u2 उनकी जगह 0 लिख दो, तो इसमें से at1 प्लस at2 प्लस at3 प्लस at4 एंड सो ऑन atn, तो a कॉमन लेंगे बच्चों हम, u1 प्लस u2 प्लस u3 की जगह पर तो 0 लिख दिया, प्लस इसमें से a, यहां से a, ऐसे ही सब में से a कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, देखो यहां पर t1 बचेगा, यहां पर t2 बचेगा, ऐसे ही आगे आएगा यहां पर ना t3 प्लस एंड सो ऑन tn अपॉन n, और 0 के नीचे n लिखोगे तो वो तो 0 ही बचेगा, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई बच्चों। a एक्सेलरेशन है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn अपॉन n, ये क्या चीज है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने, टॉ। देखो यहां से ये रहा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 एंड सो ऑन tn अपॉन n, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने, रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन कितना है, e अपॉन n। यहां तक क्लियर है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका निकल आया बच्चों, ये रहा Vd इक्वल टू चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये मास इलेक्ट्रॉन का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द वायर V अपॉन L।
E बराबर V अपॉन L बता चुका हूं 4 बार मैं आपको, ठीक है ना। जब तक वीडियो आप ठीक से ध्यान से नहीं देखेंगे, नोट नहीं करेंगे साथ साथ, तो बेटे आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन होता है मेरे बच्चे मीन फ्री पाथ अपॉन थर्मल स्पीड। रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला आपको नोट करना होगा और लिखना होगा। इसको बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ, ये लिखा है। और ये क्या चीज है बेटा, रैंडम वेलोसिटी है, आरएमएस वेलोसिटी है, या थर्मल स्पीड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, ठीक है ना। अरे बेटे ये तो मीन फ्री पाथ रैंडम वेलोसिटी √3kT अपॉन m। इस फॉर्मूले को जरा अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां तक याद रखें, और इस E की जगह पर V अपॉन L लिख दिया, यहां तक याद रखें ये फॉर्मूला, और रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों करंट डेंसिटी। क्या बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, प्रॉपर ध्यान से सुनिएगा। करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूं। करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है बेटे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस डेफिनेशन को, करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बच्चों J से। कैसे, J से। क्या बेटा, करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसको J से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अरे बेटा ये कोई मेटलिक वायर है, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, जरा दिमाग को इस्तेमाल करना। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ये वायर है, इसके एंड्स पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V है। आंख का ढक्कन खोलना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बोल रहा हूं। ये वायर है, इसकी लंबाई L है बच्चों, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, A है। एरिया क्रॉस सेक्शन A है इसका। जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे तुरंत इसमें करंट कंडक्ट करने लगेगी, ये I। और इस वायर का क्रॉस सेक्शन कितना है, A। यूनिट एरिया में करंट फ्लोइंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन A एरिया। इस वाले क्रॉस सेक्शन में करंट इसके नॉर्मली एंटर कर रही है, नॉर्मली, ध्यान से सुन लो, नॉर्मली एंटर कर रही है I। तो नॉर्मली एंटर करने वाली करंट A एरिया में करंट I है, तो करंट A एरिया में I है बच्चों। तो यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट I अपॉन A, इसलिए बोलते हैं J। J बराबर I अपॉन A। जरा गौर से देखना आप, अच्छा 1 अपॉन A। I क्या चीज है बच्चों, I क्या चीज है मेरे बच्चे, करंट है। I की जगह पर V अपॉन R, V अपॉन R, रेजिस्टेंस है R यहां पर। I बराबर V अपॉन R, ठीक है ना। V तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, और R क्या चाहिए, इस वायर का रेजिस्टेंस। वायर का रेजिस्टेंस जानते हो ना, R बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, रो L अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन। इस R की जगह पर मैं लिख सकता हूं रो L अपॉन A। तो देखो जरा गौर से, यहां पर J इक्वल टू I अपॉन A। बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं अब। 1 अपॉन A इंटू V अपॉन R की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, रो L अपॉन A, और A को ले जाऊंगा ऊपर। इस A से ये A कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। बोलो मेरे बच्चे। तो देखो इस J के लिए फॉर्मूला क्या बचा अब, ये J के लिए, J बराबर I अपॉन A इजिकल टू, देखो J इजिकल टू I अपॉन A, नोट कर लो, इजिकल टू V अपॉन L की जगह पर E लिख सकता हूं मैं, E बराबर V अपॉन L लिख सकता हूं।
V अपॉन एल की जगह पर E अपॉन रो, और 1 अपॉन रो बराबर होता है सिग्मा, बराबर होता है 1 अपॉन रो। ये तो रजिस्टिविटी है और इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसे बोलते हैं रजिस्टिविटी। और इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं सिग्मा इंटू ई, जे बराबर, जरा गौर से देखो यहां पर, जे बराबर आई अपॉन ए इक्वल टू ई अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। क्लियर है? जे एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हटा दें बच्चों, नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए जल्दी से, इसे नोट कर लो बच्चों फटाफट। इसको फिगर बनाइए और नोट कर लो, इसे काम की चीज है आपके लिए, आपके लिए काम की चीज है ये। नोट करो इसे फटाफट। कर लिया? वेरी गुड। सुनिएगा, करंट डेंसिटी फिर से सुन लो। जे से डिनोट करते हैं करंट फ्लोइंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, it is a vector quantity, its direction is opposite to the flow of electron or in the direction of flow of current or in the direction of electric field। J वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन जिधर करंट कंडक्ट करेगी वायर में उसी डायरेक्शन में होगी J की डायरेक्शन, या J की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में होती है, या J इलेक्ट्रॉन जिधर कंडक्ट करते हैं उसके अपोजिट होती है उसकी J की डायरेक्शन। मैंने यहां नोट कर दिया बच्चों। If a current flowing is I in area of cross section A, then current density का फॉर्मूला रिलेशन given by J is equal to I upon A, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? J डॉट A। J स्केल, करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर लिखेंगे आप इसे, करंट है ये करंट I बराबर J डॉट ए, J इक्वल टू आई अपॉन ए इक्वल टू आई की जगह पर V अपॉन आर, ए ये है, ठीक है ना? कोई डाउट? V की जगह पर लिखना चाहो तो E इंटू एल लिख दो, क्योंकि E बराबर V अपॉन एल होता है। V अपॉन एल, तो V इक्वल टू E इंटू एल लिख सकते हो आप। यहां पर V की जगह पर E इंटू एल, इस R की जगह पर रो एल अपॉन ए, और ये ए ये रहा, इस ए से ये ए कट गया, एल से एल कट गया, ए से ए, एल से एल। चेक कर लो। तो J बराबर क्या बचा? E अपॉन रो, J बराबर E अपॉन रो। तो E बराबर, ध्यान दो, J इक्वल टू E अपॉन रो, और रो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। तो 1 अपॉन रो को मैं लिख सकता हूं सिग्मा, 1 अपॉन रो को लिख सकता हूं सिग्मा। तो J बराबर 1 अपॉन रो की जगह पर सिग्मा लिख दिया, और इंटू E, J बराबर सिग्मा इंटू E, या E बराबर रो इंटू J। E को, इस E को तो यहां रखो, इस रो को इधर ले आओ, तो E बराबर रो इंटू J। या तो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, J बराबर I अपॉन A इक्वल टू E अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, बस कोई झमेला नहीं, ठीक है? सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, रो यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और एक फॉर्मूला हम जानते होंगे आर बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है ना? आर बराबर रो की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा इंटू ए, क्योंकि यहां से लिख सकता हूं, यहां से कंडक्टिविटी, यहां पे ये कंडक्टिविटी है और ये रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाए तो कंडक्टिविटी डिक्रीज, बट प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1 इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स। ये बात मैंने नोट कर दिया बच्चों, यहां पर ये रही। सिग्मा कंडक्टिविटी है और रो रेजिस्टिविटी है। प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू फिक्स। Hence, product of resistivity and conductivity is always unity. It is independent of other factors.
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स। ये बात क्लियर है या नहीं है बच्चों? पहले ये बताओ मुझे। 100% क्लियर है तो आप चाहें, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इस डेरिवेशन को डेफिनेट नोट कर लें, और ये एग्जाम 2021 में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इस डेरिवेशन को नोट जरूर कर लें, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तब भी ये डेरिवेशन नोट कर लें, तभी क्वेश्चंस आपसे, कुछ क्वेश्चंस अदरवाइज परेशानी डालेंगे। नोट कर लें आप इसे। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट अस टेक ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A अक्रॉस विच ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। ये कोई वायर है, इसकी लंबाई हमने L मान ली है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A लिया है, और इसके एंड्स पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये बात हमने लिख दी है। लेट अस टेक ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A अक्रॉस विच ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज अप्लाइड। हमने कोई L लंबाई और A एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर लिया है, और इसके एंड्स पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। सिंपल सी बात लिखी है मैंने। यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो Vd है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम A इंटू L। मतलब इस पूरे वायर में, इस पूरे वायर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, और इस वायर का वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ। तो इतने वॉल्यूम में, इस पूरे वायर का मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम कितना है? A इंटू एल। तो A इंटू एल वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं बच्चों, वो वैल्यू कितनी होगी? n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस वायर के अंदर, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वायर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। और Vd क्या चीज है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल सी बात बोल रहा हूं। देखो, इस वायर की लंबाई मैंने Vd मान लिया बच्चों। इसका मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस है। Vd है क्या चीज? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट मींस द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस Vd है, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। तो इसका सेंस ये हो गया कि इस वाले सेक्शन की मैंने लंबाई Vd मानी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने में एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी? Vd होगी। तो ये बात मैंने लिखी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड इज Vd मीटर। तो वॉल्यूम कवर्ड एक सेकंड के अंदर कितना होगा? एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी है? Vd। तो A एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो एक सेकंड में कवर्ड वॉल्यूम कितना होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा? A इंटू Vd। सिंपल सी बात है, एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी है इलेक्ट्रॉन के द्वारा? Vd। और क्रॉस सेक्शन A है, तो उतने क्रॉस सेक्शन का एक सेकंड में कवर्ड वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू Vd। क्लियर? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? स्मॉल n। यूनिट वॉल्यूम में तो स्मॉल n है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो A इंटू Vd इंटू n, तो NaVd। ठीक है ना? इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? NaVd। क्लियर है? देन चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने वॉल्यूम में इतने हैं, तो इसमें चार्ज कितना प्रेजेंट हुआ? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया। चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा? ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक सेकंड में कंडक्ट होने वाला चार्ज निकल आया। एक सेकंड में फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट बोलते हैं इसे बच्चों। सो द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड करंट। तो ये करंट निकल आई वायर में, I बराबर NeAVd। NeAVd, तो I इक्वल टू NeAVd। इस A को इधर ले आओ तो J निकल आएगा, J बराबर I अपॉन A इक्वल टू NeVd।
इस डेरिवेशन को, केवल ये 4 लाइनें हैं, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वीडी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कवर्ड वॉल्यूम कितना होगा, डिस्टेंस इनटू एरिया, ठीक है ना। तो इतना 1 सेकंड में वॉल्यूम कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में कितने होंगे, यूनिट वॉल्यूम में इतने, तो इतने वॉल्यूम में कितने, इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों का चार्ज निकल आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 सेकंड में कंडक्ट होने वाला चार्ज निकल आया ये। और 1 सेकंड में कंडक्ट होने वाले चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कंडक्ट होने वाले चार्ज को करंट कहेंगे। तो इसी वजह से ये क्या है, करंट I बराबर NEA VD, I अपॉन A, J बराबर I अपॉन A इज इक्वल टू NE VD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो रिलेशन हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये डेरिवेशन जरूर कर ले बच्चों आप, तभी मजा आएगा आपको, ठीक है ना। यहां से आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे ओम्स लॉ।